क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सलाम दिल से नामक पहल किसने शुरू की है? प्रति वर्ष स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तैराकी के क्षेत्र में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 4 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और पूरे मंथ की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है 3 जुलाई को, यानी कि कल ही यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया। कौन सा? 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। प्लास्टिक के उपयोग को जड़ से खत्म करने के लिए 3 जुलाई 2009 से संपूर्ण विश्व में अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस शुरू किया गया है। तो यह दिवस मनाने की शुरुआत कब होती है? वर्ष 2009 में पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इंडोनेशिया एक द्वीप समूह है जहां की जनसंख्या 260 मिलियन है और यह देश चीन के बाद सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाला दुनिया का दूसरा देश है। तो प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने में पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन। और प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है एक द्वीपीय कंट्री जिसका नाम है इंडोनेशिया। और किस राज्य में 40 माइक्रोन तक का प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंधित है? झारखंड राज्य में यह 40 माइक्रोन तक का प्लास्टिक बैग वो दोस्तों बैन लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ झारखंड राज्य में इस तरह के प्लास्टिक बैग का यूज किया जाता है। और देश में प्रदूषण के मामले में पहले पायदान पर काबिज कौन सा शहर दिन 21 टन प्लास्टिक कचरा निकल रहा है? दोस्तों सोचिए, हर दिन 21 टन प्लास्टिक कचरा एक शहर में से निकल रहा है और पूरे भारत देश में यह पहले स्थान पर है प्रदूषण के मामले में। कौन सा शहर? धनबाद। और प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग सिर्फ 25 मिनट के लिए किया जाता है और दुर्भाग्यवश एक प्लास्टिक को गलने में कम से कम 100 से 500 साल लगते हैं, क्योंकि यह प्लास्टिक का उपयोग सिर्फ 25 मिनट के लिए किया जाता है। आप यदि बाजार से निकलेंगे तो आपके घर तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? 25 मिनट। और 25 मिनट के लिए आप यह प्लास्टिक का यूज करते हैं, लेकिन यह प्लास्टिक को गलने में तकरीबन 100 से 500 साल लग सकते हैं। और इसलिए कृपया करके आप प्लास्टिक का यूज न कीजिए और हमारे देश को स्वच्छ कीजिए। दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में गूगल ने सर लुडविग गुटमन को डूडल बनाकर याद किया, वे कौन थे? दोस्तों कल आपने गूगल पर सर्च किया था, एक तरह का डूडल आपने देखा होगा। यह डूडल किसका था? सर लुडविग गुटमन का था। और यह व्यक्ति कौन थे? एक जर्मन डॉक्टर थे और पैरालंपिक खेल के जनक भी थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी दोनों। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। तो देखो इमेज में आपने गूगल पर इस तरह का डूडल देखा होगा। हाल ही में गूगल ने एक एनिमेटेड डूडल के माध्यम से जर्मन डॉक्टर और पैरालंपिक खेल के जनक माने जाने वाले सर लुडविग गुटमन को उनके 122वें जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि 122वें जन्म दिवस के अवसर पर गूगल ने इस तरह का डूडल बनाया। डूडल किसका बनाया? एक जर्मन डॉक्टर और पैरालंपिक खेल के जनक, क्या नाम मैंने बताया? सर लुडविग गुटमन का यह डूडल है। और सर लुडविग गुटमन का जन्म कब और कहां हुआ? 3 जुलाई 1899 को तत्कालीन जर्मनी के टॉस्ट नामक स्थान पर हुआ था। तो यह टॉस्ट नामक स्थान वर्तमान में कहां पर स्थित है? वर्तमान में पोलैंड के टॉस जैक में स्थित है।
यानी कि सर लुडविग गुटमैन का जन्म पोलैंड के टॉसजेक में हुआ था और वे एक यहूदी थे। अतः नाजीवाद के उदय के दौरान वर्ष 1933 में उन्हें देश में चिकित्सकीय कार्य करने से रोक दिया गया और इसके पश्चात वे अपनी जान बचाकर वर्ष 1939 में जर्मनी से इंग्लैंड चले गए थे और वहां दोस्तों उन्होंने एक अस्पताल में काम किया और अस्पताल में काम करने के साथ साथ कुछ पैरालंपिक, जिसे हम दिव्यांग कह सकते हैं, तो दिव्यांगों से जुड़ी हुई एक प्रतियोगिता आयोजित की। इसके परिणाम स्वरूप यह पैरालंपिक का जन्म होता है। वर्ष 1948 में उन्होंने पहली बार व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं के लिए एक तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसे अब पैरालंपिक खेलों के रूप में जाना जाता है। उस समय इसे स्टॉक मैंडविल गेम्स के नाम से जाना जाता था। क्या यह पैरालंपिक गेम्स को सबसे पहले स्टॉक मैंडविल गेम्स के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह महान हस्ती, यह महान विभूति का जो अस्पताल था, इसका नाम था स्टॉक मैंडविल। ओके, इसके नाम पर यह गेम्स का नाम रखा गया और बाद में नाम बदलकर कर दिया गया है पैरालंपिक खेल। तो जिसका नाम उस अस्पताल के नाम पर रखा गया था जहां सर गुटमैन काम कर रहे थे। तीसरा क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 4 जुलाई को, यानी कि आज ही 4 जुलाई है। हमारे भारत देश के एक महान पथ प्रदर्शक ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का आज स्मृति दिवस पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 जुलाई। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब और कहां हुआ? 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ और स्वामी विवेकानंद जी का निधन 4 जुलाई 1902 को कहां पर? बेलूर में हुआ। और स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या? रामकृष्ण परमहंस। आपने कभी हिस्ट्री पढ़ा है तो ये सारे फैक्ट आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो याद रख लो। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। और भारत में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रति वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैश्विक ख्याति अर्जित की। विवेकानंद ने कोलकाता में रामकृष्ण मिशन और कोलकाता के निकट गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। तो याद रखो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की? कोलकाता में। और रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ की? गंगा नदी के किनारे बेलूर में। और उनके अंग्रेज अनुयायी, क्या नाम था? कैप्टन सर्वियर। कैप्टन सर्वियर और उनकी पत्नी ने हिमालय में 1899 में मायावती अद्वैत आश्रम की भी स्थापना की थी। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी के एक अंग्रेज अनुयायी थे जिसका नाम था कैप्टन सर्वियर। कैप्टन सर्वियर और उनकी पत्नी ने हिमालय में 1899 में मायावती अद्वैत आश्रम खोला था। और दोस्तों, एक स्वामी विवेकानंद जी का फेमस कोट है, वो यहां मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। मैं कोई तत्ववेत्ता नहीं हूं। स्वामी जी बोलते हैं, मैं कोई तत्ववेत्ता नहीं हूं, न तो संत या दार्शनिक ही हूं, मैं तो गरीब हूं और गरीबों का अनन्य भक्त हूं। मैं तो सच्चा महात्मा उसे ही कहूंगा जिसका हृदय गरीबों के लिए तड़पता है। क्या? मैं तो सच्चा महात्मा उसे ही कहूंगा जिसका हृदय गरीबों के लिए तड़पता है। चौथा क्वेश्चन, सलाम दिल से पहल किसने शुरू की? सलाम दिल से पहल शुरू की है हाल ही में हमारे भारत देश की सबसे बड़ी निजी बैंक HDFC बैंक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सलाम दिल से पहल शुरू की है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की है। और सलाम दिल से सभी को डॉक्टरों के योगदान को स्वीकार करने
और उसका जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जो अपनी जान जोखिम में डालकर महामारी से बहादुरी से लड़े और हमारे देश को यह महामारी से बचाया। तो ऐसे डॉक्टरों को सैल्यूट बनता है, सलाम दिल से। और इस पर दोस्तों एक पोर्टल भी खोला गया है, पोर्टल पर जाकर आप दोस्तों डॉक्टरों को शुभेच्छा दे सकते हैं, अभिवादन दे सकते हैं। एचडीएफसी बैंक की कुछ प्रमुख बातें। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं शशिधर जगदीशन, वो वर्तमान में एमडी और सीईओ है। और एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो तीन बात आपने याद रख ली। हेडक्वार्टर बोले तो मुंबई, एमडी और सीईओ बोले तो शशिधर जगदीशन, और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ओके, पांचवा क्वेश्चन, टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बने? हमारे भारत देश की पहली महिला तैराक जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है वो है गुजरात के अहमदाबाद की माना पटेल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, माना पटेल। इमेज में आप देख सकते हैं 21 वर्षीय माना पटेल ओलंपिक में 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बनेंगे। तो कौन सी इवेंट में? 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतियोगिता में हमारा भारत देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही है माना पटेल। हमारी चैनल की ओर से कांग्रेचुलेशन। और इस साल उनकी पहली प्रतियोगिता अप्रैल में उज्बेकिस्तान ओपन तैराकी चैंपियनशिप थी जिसमें उन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में 1 मिनट 4.47 सेकंड का समय निकालकर गोल्ड मेडल जीता था। पहली इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, साथ साथ टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया। कहां से है? गुजरात के अहमदाबाद से है। और माना पटेल इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी भारतीय तैराक बन गई है। तो तैराकी में हमारे भारत देश के 3 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैंने आपको पहले करंट अफेयर में बताया था, श्री हरि नटराजा और साजन प्रकाश ने हाल ही में ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइमिंग में ए स्तर हासिल करके क्वालिफाई किया है। इमेज आप देख सकते हैं साजन प्रकाश और श्री हरि नटराज और साथ साथ माना पटेल तीनों तैराकी में भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। छठा क्वेश्चन, भारत में अमेरिका के नए राजदूत का कार्यभार किसने संभाल लिया है? हमारे भारत देश में अमेरिका के राजदूत का कार्यभार संभाल लिया है अतुल कश्यप ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अतुल कश्यप। अतुल कश्यप किसका स्थान लेंगे? डैनियल स्मिथ का स्थान लेने जा रहे हैं अतुल कश्यप। इमेज में आप देख सकते हैं हमारे भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक विदेश सेवा के वरिष्ठ सदस्य अतुल कश्यप राजदूत डैनियल स्मिथ के रिटायर होने के बाद नई दिल्ली रवाना होंगे। और भारतीय मूल के अतुल कश्यप श्रीलंका और मालदीव में अमेरिकी राजदूत रह चुके हैं। और अमेरिका में यह राजदूत के पद को किस नाम से जाना जाता है? चार्ज डी अफेयर के नाम से जाना जाता है। किसी भी देश में अमेरिका का राजदूत यह चार्ज डी अफेयर के नाम से जाना जाता है। और रिचर्ड राहुल वर्मा के बाद इलाके में नियुक्त किए जाने वाले वह भारतीय मूल के दूसरे राजनयिक थे। और अतुल कश्यप की जड़ें पंजाब से जुड़ी है। तो याद रखो पहले ऐसे हमारे भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति रिचर्ड राहुल जो हमारे भारत और आसपास के देशों में नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी राजनयिक कौन? रिचर्ड राहुल वर्मा। और दूसरे है अतुल कश्यप। और अतुल कश्यप के पिता केशव चंद्र सेन पंजाब में रहते थे। वह बाद में नाइजीरिया में यूएन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट के तौर पर काम करने लगे। और नाइजीरिया में ही अतुल कश्यप का जन्म 1971 में हुआ। सातवां क्वेश्चन, तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? इमेज में आप देख सकते हैं क्या नाम है? तीरथ सिंह रावत ने हाल ही में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। इमेज में आप देख सकते हैं तीरथ सिंह रावत ने बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना त्याग पत्र सौंप दिया।
नया नेता चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक भी हो चुकी है और नया नाम आपके सामने आ जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हमारा अंदाज है कि शायद बिशन सिंह चुफाल या त्रिवेंद्र सिंह रावत फिर से एक बार यह उत्तराखंड की कमान संभाल सकते हैं। डीडी हाट विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी विधायक और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे ऐसे बिशन सिंह चुफाल या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत में से कोई एक उत्तराखंड का नया चीफ मिनिस्टर हो सकता है। हाँ, हमारा अंदाजा गलत हो सकता है, लेकिन याद रख लो बिशन सिंह चुफाल और त्रिवेंद्र सिंह रावत शायद दो में से एक फिर से उत्तराखंड की कमान संभालेंगे। और उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मदन कौशिक। इमेज में आप देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया जाता है? हमारे देश की एकता और अखंडता में योगदान देने वाले किसी व्यक्ति या संस्थान को सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। लेकिन यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, भारत सरकार ने इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देने और एक मजबूत एवं अखंड भारत के मूल्य को सुदृढ़ करने में किए गए उल्लेखनीय या प्रेरक योगदान के लिए सराहना करता है। और सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया हाल ही में शुरू चल रही है और इस वर्ष नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। पुरस्कार के लिए नामांकन या सिफारिशें गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्राप्त की जा रही है। तो आप भी दोस्तों यह याद रख लो कि हाल ही में 15 अगस्त तक यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इस अवार्ड के लिए शुरू है, इसीलिए करंट अफेयर में आया है यह क्वेश्चन। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिसंबर 2018 में केवड़िया में इस पुरस्कार देने की घोषणा की थी और केवड़िया में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विशालकाय प्रतिमा है जिसकी हाइट है 182 मीटर, यानी कि गुजरात के विधानसभा सदस्यों की संख्या के बराबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की ऊंचाई है। यह पुरस्कार भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रस्तुति के साथ एक समारोह में प्रदान किया जाता है और इसके तहत सम्मानित करते हुए किसी व्यक्ति या संस्थान को एक पदक और प्रशस्ति पत्रक दिया जाता है और पुरस्कार कमल के पत्ते के रूप में होगा और यह सोना और चांदी मिश्रित होगा। इमेज में आप देख सकते हैं, कमल के पत्ते के आकार में यह पुरस्कार होगा सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड, जिसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री श्री ने 2018 में की थी। 9वां क्वेश्चन, डॉक्टरों के लिए बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स किसने लॉन्च किया? हाल ही में सैल्यूट डॉक्टर्स नामक एक बैंकिंग समाधान लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। सैल्यूट डॉक्टर्स के नाम से यह समाधान हर डॉक्टर के लिए अनुकूलित बैंकिंग के साथ साथ मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें एक मेडिकल छात्र से लेकर एक वरिष्ठ चिकित्सा सलाहकार से लेकर अस्पताल या क्लिनिक के मालिक तक शामिल है। और समाधान ज्यादातर डिजिटल और तत्काल है, जिन्हें डॉक्टरों और उनके परिवारों की पेशेवर व्यवसाय, जीवन शैली और धन बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। और यह पहल किसने शुरू की है? आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की है और यह पहल आईसीआईसीआई स्टेक द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? आईसीआईसीआई स्टेक द्वारा यह पहल संचालित है, जो लगभग 500 सेवाओं के साथ एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो बैंकिंग के ग्राहकों को डिजिटल और निर्बाध रूप से सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। और पहल शुरू की है आईसीआईसीआई बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? संदीप बख्शी। इमेज में आप देख सकते हैं। और आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना, ख्याल आपका। क्या? हम है ना, ख्याल आपका आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है। 10वां क्वेश्चन, शोधकर्ताओं ने इतिहास में पहली बार उत्तराखंड के जंगलों में निम्न में से किस वन्य जीव की खोज की है? हाल ही में शोधकर्ताओं ने उत्तराखंड के जंगलों में पहली बार ब्लैक बेलिड कोरल सांप की खोज की।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्लैक बेलिड कोरल सांप। इमेज में आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा यह सांप है। ब्लैक बेलिड कोरल सांप एलापीडे परिवार और सिनोमिरूरस जीनस से संबंधित है। यह मसूरी वन प्रभाग में बेनोगा वन्यजीव अभयारण्य के भद्रराज ब्लॉक में पाया गया था। कहां पर? मसूरी वन प्रभाग में बेनोग वन्यजीव अभयारण्य के भद्रराज ब्लॉक में पाया गया था। और वर्तमान में दुनिया में कोरल सांपों की 107 प्रजातियां हैं और भारत में केवल 7 कोरल सांप प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से एक प्रजाति को हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में पाया गया है। और दुनिया में सांपों की 2000 से अधिक प्रजातियां हैं। इनमें से लगभग 300 प्रजातियां भारत में पाई जाती है, जिनमें से 52 विषैली है। तो याद रखो, कोई भी सांप काट लेता है तो आपको डर के मारे दोस्तों ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम मर जाएंगे, क्योंकि पूरे विश्व में 2000 से अधिक सांपों की प्रजातियां हैं। भारत में 300 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 52 विषैली है। लेकिन फिर भी दोस्तों डॉक्टर के पास तुरंत पहुंच जाना चाहिए। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में एम प्रसन्नन का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं भारत के एक फुटबॉलर रह चुके एम प्रसन्नन का हाल ही में निधन हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फुटबॉलर। इमेज में आप देख सकते हैं पूर्व भारतीय फुटबॉलर एम प्रसन्नन का निधन हो गया। 1970 के दशक के एक प्रतिभाशाली मिडफील्डर, उन्होंने इंदर सिंह और दोरईस्वामी नटराज जैसे भारतीय फुटबॉल के दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया है। ऐसे हमारे एम प्रसन्नन का हाल ही में निधन हो गया है। वो एक जाने माने फुटबॉलर थे। एम प्रसन्नन संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में केरल, महाराष्ट्र और गोवा के लिए खेलते थे। 12वां क्वेश्चन, एम पी जाबिर ने पुरुषों की किस इवेंट में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? एक बहुत ही अच्छे समाचार आ रहे हैं। एमपी जाबिर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, लेकिन पुरुषों की किस इवेंट में? 400 मीटर बाधा दौड़ यानी कि 400 मीटर हर्डल्स में एमपी जाबिर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? केरल राज्य के हैं। केरल के एथलीट एमपी जाबिर को वर्ल्ड एथलेटिक्स की रोड टू ओलंपिक रैंकिंग में 34वां स्थान मिला, जहां 40 एथलीटों ने क्वालिफाई किया। यानी कि 40 एथलीटों में हमारे एमपी जाबिर 34वें स्थान पर रहे और इसीलिए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। और 29 जून को पटियाला में संपन्न हुई इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में जाबिर ने 400 मीटर बाधा दौड़ में 49.78 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता था। तो याद रख लो कि हाल ही में पटियाला में यह इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित हुई। इसमें एमपी जाबिर ने गोल्ड मेडल जीता। किस इवेंट में? 400 मीटर बाधा दौड़ में, यानी कि 400 मीटर हर्डल्स में। और पूर्व रूसी ओलंपियन जिसका नाम है गैलिना बुखारिना ने पिछले कुछ वर्षों में जाबिर सहित भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीटों को प्रशिक्षित किया है। और जाबिर ने 2017 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। जाबिर ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल्स में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट होंगे जब वह टोक्यो 2020 में ट्रैक पर उतरेंगे। तो हम कामना करते हैं कि हमारे एमपी जाबिर दोस्तों ओलंपिक में इस हर्डल्स में हमारे भारत देश के लिए कोई भी मेडल जीते तो हमारा देश का गौरव बढ़ेगा। ट्रैक एंड फील्ड दिग्गज पीटी उषा 1984 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला थे। संयोग से उषा और जाबिर दोनों भारत के केरल राज्य से आते हैं और दोनों एक ही इवेंट से जुड़े हैं। क्या? 400 मीटर हर्डल से। तो पीटी उषा और जाबिर दोनों किस राज्य से है? केरल राज्य से। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, YSR बीमा योजना किसने शुरू की? YSR जब भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। यानी कि YSR बीमा योजना जगन मोहन रेड्डी ने शुरू की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जगन मोहन रेड्डी। इमेज में आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने नए दिशा निर्देशों के साथ YSR बीमा योजना की शुरुआत की, जहां सरकार स्वयं मृतक के परिवार को बीमा दावों को आसान बनाने के लिए सीधे बीमा राशि का भुगतान करेगी।
और YSR बीमा योजना के माध्यम से 1.32 लाख परिवारों का समर्थन करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए और पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने YSR बीमा योजना के लिए 1307 करोड़ रुपए खर्च भी किए हैं। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले श्री हरि नटराज का संबंध किस खेल से है। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी बताया, इस वीडियो में भी बताया कि हमारे श्री हरि नटराज किस तैराकी में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है तैराकी। और इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है चावड़ा पूजा, विनेश कोहली, चंद्रिका किशोरी, मेहुल परमार, महेश मोहानिया, हरदत्त सिंह वाघेला, सुमित्रा परमार, सौरभ गोस्वामी। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है तैराकी। भावना तड़वी, पूजाबा जाला जाडेजा, जल्पा परमार, इला पटेल, पूजा चौबे, नीलेश पाटनवाड़िया, दादू भाई सोलंकी और भरत वाघेला। आप सभी दोस्तों का आंसर भी बिल्कुल सही है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है प्रकाश कासोड़े, FA कुरैशी, रॉयल रेम्बो, कुंवरिया प्रियंका, वाला संजय, किंजल चावड़ा, उमा सैनी और हितेश सोलंकी। सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। और उमा सैनी उत्तराखंड से बिलोंग करती है। तो मैं उमा सैनी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि उत्तराखंड के अगले चीफ मिनिस्टर कौन बन सकते हैं। आपको ज्यादा अंदाज होगा क्योंकि आप उत्तराखंड के हरिद्वार से बिलोंग करते हैं। चलिए आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। किस राज्य की सरकार ने अपने आधिकारिक पत्राचार या संचार में केंद्र सरकार शब्द के उपयोग को बंद करने एवं इसके स्थान पर संघ सरकार शब्द का उपयोग करने का फैसला किया है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है कि हाल ही में एक राज्य की सरकार ने अपने पत्राचार या संचार में केंद्र सरकार शब्द का उपयोग बंद किया है, इसके बदले संघ सरकार शब्द का उपयोग करने का फैसला किया है। किस राज्य की सरकार ने? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और कल ही कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में बताया था। आपको आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।